नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत एक इंपॉर्टेंट आपका नोटिफिकेशन आपके लिए है। दोस्तों ईएमआरएस वैकेंसी 2025 आ गई है और मैं आपको ये सूचना दे रहा हूं कि इकोनॉमिक्स में इसमें 155 सीटें। नॉर्मली मैं देखता हूं कि 155 सीटें नहीं होती हैं इकोनॉमिक्स के लिए, बट यहां पे 155 सीटें हैं। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पूरे क्षमताओं के साथ एक बार लग जाओ और इस एग्जाम की प्रिपरेशन करो। दोस्तों आप जानते हो कि जो पीजीटी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पीजीटी, उसकी जो सैलरी बहुत अच्छी है, 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी शुरू होगी। तो आपको एक बेहतर जीवन देता है, गरिमा में जीवन देता है। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है या फिर आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर भी जाना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे सुटेबल प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि आप इसमें पढ़ने पढ़ाने के क्रम में लगे रहते हो। आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, आपकी जो है बोलने की शैली विकसित होती है, लिखने का, इवेल्युएशन का जो है आपका क्षमता डेवलप होता है। तो मैं ये जरूर बोलता हूं कि अगर आपको बड़ा प्लेटफॉर्म चाहते हो, यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो, बड़े जगह जाना चाहते हो, फिर भी इस एग्जाम को सीरियसली लो, क्योंकि इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। पूरा 100% आप लोग इसमें दो। और मैं आपको ये बता दूं कि जो ईएमआरएस आप इकोनॉमिक्स पीजीटी की मैं जो बात कर रहा हूं, जो इसका सिलेबस होता है वो बहुत आसान होता है। सिंपल एनसीईआरटी सिलेबस है। 11-12 के इसमें जो भी सिलेबस है वही पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा किताबें इसमें नहीं पढ़नी होती है, सिर्फ 4 से 5 किताबें जिसको आप अच्छे से पढ़ लो तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पढ़ना है वो बहुत ही सीरियसली तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल गाइडेंस में पढ़ना है और अपने ऊपर ये भरोसा करके पढ़ना है कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है। तो ये एग्जाम आपके लिए उतना मुश्किल होगा नहीं। 4 महीने का समय दीजिए, मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको 100% इसकी प्रिपरेशन करा दूंगा। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया है 6307374827। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं जो दिग्विजय इकोनॉमिका के नाम से। तो दोस्तों चलो आज के इस वीडियो में मैं आपको चर्चा करता हूं कि ईएमआरएस पीजीटी जो इकोनॉमिक्स है एक्चुअली उसके सिलेबस क्या है, उसमें पूछा कैसे जाएगा, एग्जाम का जो पैटर्न क्या होगा, प्रीलिम्स एग्जाम कैसा होगा, मेंस एग्जाम कैसा होगा और किस तरीके से कौन सी किताबों को आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और मैं बताता हूं कि क्या है इस नोटिफिकेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो देखो यहां जो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो आप 23/10/2025 तक कर सकते हो, 23 अक्टूबर तक। मतलब आपके पास 1 महीने का पूरा समय है इस फॉर्म को भरने का। मैं आपको सिंपल ये राय देना चाहता हूं कि फॉर्म आज और कल में भर दीजिए। जब आप फॉर्म को फिलअप कर देते हो तो मेंटली इस बात के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हो कि मुझे इस एग्जाम को सीरियसली देना है। तो आप सबसे पहले फॉर्म फिलअप करिए और अपना माइंडसेट बताइए कि इस एग्जाम को मुझे क्रैक करना है। अगर आप माइंड के लेवल पे ये अपने आप को समझा लेते हो कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हो तो 50% आपका काम हो जाता है, बट आपकी स्ट्रांग विल पावर चाहिए। तो यहां पर देखो ये भी लिखा गया है कि जो एप्लीकेशन फीस है वो एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कहीं से जो है लागू नहीं होगा। यहाँ पे 0 जो है फीस है, तो इसके विषय में कोई आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। यहां देखो मैं जो बात कर रहा था कि जो पीजीटी है उसमें कितनी सीटें हैं। देखो मुझे अन्य चीजों से मतलब नहीं है, मुझे अपने मतलब है इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स में देखो जो सीट आई है पीजीटी की वो है आपके 155 में। देखो जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट है वो 65। तो आप जरा देख लो, बहुत कम आप ऐसा एग्जाम देते हो कि इकोनॉमिक्स में इतनी सीटें आती हैं और अनरिजर्व के लिए 65 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीटें हैं? 15 सीटें हैं। ओबीसी के लिए कितनी सीटें हैं? 41 सीटें हैं। एससी के लिए कितनी सीटें हैं? 23 सीटें हैं। एसटी के लिए कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। अब देखो यहां पे कुल मिला जुला के जो सीटों की संख्या है वो आपकी 155 है। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी सीटें हैं। इतनी सीटें नॉर्मली आती नहीं है। एक बार पूरी क्षमताओं के साथ लग जाओ। सिलेबस बहुत छोटा है, आप आसानी से कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा विल पावर कितना है, तुम चाहते कितना हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या आप अपना साथ है? आप चलो इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। प्रीलिम्स एग्जाम कैसे होगा आपका? देखो जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो आपका एमसीक्यू टाइप का होगा। इसमें जो क्वेश्चंस है देखो इसमें पार्ट बचे हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। तो यहां पे क्या क्या चीजें पूछी जाएगी? देखिए पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस है तुम्हारा। इसमें जो क्वेश्चन होंगे 10 के 10 नंबर के होंगे। जो तुम्हारा दूसरा पार्ट है वो है रीजनिंग का, जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये टोटल मार्क्स 15 आएंगे। उसके बाद नॉलेज ऑफ आईसीटी है, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मार्क के। टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसमें देखो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के। उसके बाद देखो जो डोमेन नॉलेज है इसमें पार्ट 5 में वो है आपका एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज बेस्ड ऑन पेडोलॉजी एंड केस स्टडी। इस पे तुम्हारे 20 क्वेश्चन आते हैं और एनईपी पे भी तुम्हारे 20 क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला जुला के आप देखो जो टोटल है वो 100 है और फिर ये 100 क्वेश्चन के हो जाते हैं। क्योंकि ये जो 30 दिया गया ये आपके जो नॉलेज डोमेन का टेस्ट है। फिर देखो इसमें जो पार्ट 6 है वो आपके लैंग्वेज कंपिटेंसी को लेके कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की आपकी तैयारी क्या है, जिसमें जो है 10-10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो ये 20 मार्क्स हैं। कुल मिला के देखो ये आपका
स्क्रीनिंग एग्जाम है जिसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। देखो यहां पर लिखा है टायर 1 आपका ये है, टायर 2 ओनली फॉर कैंडिडेट हु विल द शॉर्ट लिस्टेड द रेशियो ऑफ 110 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसी ऑन द बेसिस ऑफ टायर प्रीलिमिनरी। ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है इसके नंबर आपके जुड़े नहीं जाएंगे, ये एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, इसके आधार पे आप टायर 2 एग्जाम को दोगे और उसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो आप जो ये देख रहे हो ये बेसिकली आप अगर नेट जेआरएफ की तैयारी करते हो तो पूरा का पूरा टायर 1 आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, तो वही चीज है आपके लिए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, पूरी तरीके से चीजें आपके कंट्रोल में है, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना होगा। अब देखो जो पूरा का पूरा तुम्हारा जो सिलेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ मेंस एग्जाम, तो मेन एग्जाम में क्या है भाई, देखो कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, आप इसके ऊपर अपलोड किया है जिसके विषय में चर्चा करूंगा। देखो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, इसमें 40 ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे, 40 इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, प्लस 15 जो है क्वेश्चन तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव के होंगे जो लॉन्ग नहीं होंगे, बल्कि ये 150 शब्दों में आपको लगभग लिखना होगा, 200 शब्दों में लिखना होगा। अब तो देखो इसमें जो टोटल मार्क्स है ये देखो 1 नंबर का है और ये देखो 60 नंबर का, मतलब ये 4 नंबर के हैं। तो कुल मिला जुला के तुम्हारा ये जो है तुम्हारा 1 नंबर का है, 40 नंबर का, और ये 4 नंबर का 60 नंबर का। तो उसके बाद 3 घंटे में आपको ये पेपर देना होगा और ये जो है आपके 50 आप जो है क्या है 100 मार्क के होंगे, 40 प्लस 60। तो पूरा का पूरा देखो मेरिट लिस्ट फॉर पोस्ट पीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द टायर 2 एग्जाम। सिर्फ टायर 2 जो एग्जाम है, मतलब पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक्स है वो तुमको सिलेक्शन दिलाएगा। दो तुम्हारा फर्स्ट पेपर है वो आसानी से तुम क्रैक कर जाओगे, उसमें उतना मेहनत करना ही नहीं है। अगर आप नेट की तैयारी सीरियसली की हो तो पूरा का पूरा टायर 1 तुमको तैयार है। पूरा का पूरा ये जो सिलेक्शन है ऑन द बेस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें तुमको एमसीक्यू भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन, और प्लस तुमको 15 क्वेश्चन आपके रिटन एग्जाम भी पूछे जाएंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो देखो इससे बेहतर क्या हो सकती है। अब देखो इसमें पीजीटी के लिए क्या है, तुम्हारे 40 इयर्स होना चाहिए, बट एज रिलैक्सेशन एसटी एसटी ओबीसी आप जानते हो वो मिलेगा। और साथ ही साथ ये देखो अगर ईएमआरएस के आप अगर इंप्लॉई है तो 55 साल तक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होता है तुम्हारा, देखो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट तुम्हारा इकोनॉमिक्स होना चाहिए, मास्टर इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, 55% मार्क होना चाहिए, और साथ ही साथ बीएड डिग्री होनी चाहिए। तो आप दो चीजें समझ लो, एक मास्टर इन इकोनॉमिक्स, आप मास्टर इन इकोनॉमिक्स हो, मास्टर इन इकोनॉमिक्स हो, और इकोनॉमिक्स के साथ साथ तुम्हारा जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किस में होना चाहिए, सॉरी मास्टर इन इकोनॉमिक्स के साथ बीएड डिग्री होनी चाहिए। तो दो चीजें हैं इसमें, बीएड कंपलसरी है, देखो साफ साफ लिखा है कि बीएड डिग्री आप एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद द, इसके साथ मतलब सोचो ये इसेंशियल में आपका आएगा, इसमें पक्का है कि आपको बीएड चाहिए होगा। फिर देखो यहां पर जो सिलेबस है वो सिलेबस बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की चारों किताबें खरीद लेनी है 11 12 की, और आपको अच्छे से कर लेना है। माइक्रो है, मैक्रो है, स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स, सिर्फ 4 चीजें हैं, लेकिन 4 चीजों को आपको इतने अच्छे से करना है कि आप सोच लो कि जितना आपके पास भगवान ने क्षमता दी है पूरा का पूरा लगा देना, क्योंकि 4 किताबों को पढ़ने में सिर्फ आपको 4 महीने चाहिए, मैक्सिमम 3 से 4 महीने आप कर लोगे। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो तुम्हारा काम है, मैं ये जरूर बोलूंगा कि आपको सिर्फ जो है जो किताबें पढ़ना है वो ओरी और जैन पढ़ लो पहले, बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो ओरी और जॉन और एनसीईआरटी, 2 किताबों को मैं सिर्फ सजेस्ट करूंगा। चाहे तुम ओरी और जैन पढ़ो या फिर एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी इज द बेस्ट। एनसीईआरटी से शुरू करो, 11 12 की पूरी किताबें, आपको 4 किताबें पढ़नी है, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद लेकिन मास्टर के लेवल पे जितनी तुम्हारी अच्छी शार्प प्रिपरेशन होगी उतनी तुम्हारे सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि शुरू करना है तुमको एनसीईआरटी से। तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव नॉर्मेटिक इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द इकोनॉमिक, सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी, ये देख रहे हो, ये पूरा जो पूरा सिलेबस तुम पहला चैप्टर निकालोगे एनसीईआरटी का यही दिया हुआ है। फिर देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग, यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये देखो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर है, बजट लाइन है। फिर देखो ये है तुम्हारा डिमांड मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो एक किताब मतलब तुम एनसीईआरटी पढ़ो माइक्रो इकोनॉमी का, एनसीईआरटी, और दूसरी किताब जो मैं बोलूंगा एचएल आहूजा का पढ़ो। 2 किताबें आपको पढ़नी है, एक एनसीईआरटी प्लस एक एचएल आहूजा, और कोई किताब मत पढ़िए। प्रोड्यूसर में देखो और सप्लाई वही है, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन सार्टन, फिर कास्ट है सार्टन, फिक्स्ड कास्ट है, मीनिंग एंड देयर रिलेशन, रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मीनिंग। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आप प्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ते हो, जिसमें प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में बात करते हो, वो है। तो यहां पर आप आसानी से पढ़ सकते हो प्रोड्यूसर बिहेवियर में, तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, वही किताबें आपको पढ़नी है। फिर देखो मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सबसे बड़ा पार्ट आपका माइक्रो का है, इसमें परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है, फिर आपको मोनोपोली पढ़ना है, फिर सिंपल एप्लीकेशन, डिमांड, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस, ये देखो बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, प्राइस सीलिंग और प्राइस फोर। तो ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, ओरी और जैन में भी दिया है, तो 2 किताबें मैंने आपके लिए रिकमेंड कर दी है, एचएल आहूजा और आपकी एनसीईआरटी। फिर देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम और इसके एग्रीगेट आते हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द
माइक्रो इकोनॉमिक्स गुड, कैपिटल गुड क्या होता है, फाइनल गुड क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर में क्या होता है, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड क्या मेथड होते हैं, एग्रीगेट जो है आपका रिलेटेड नेशनल इनकम क्या है, जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, ये सारा चीजें तुमको नेशनल इनकम अकाउंटिंग का है। इसमें आपको फिर से मैं 2 किताबें रिकमेंड करता हूं। एक किताब आपको मैंने पहले बता दिया एनसीईआरटी का आपको लेना है, एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक, एनसीईआरटी के साथ साथ एचएल आहूजा मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी एचएल आहूजा लीजिएगा, और इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तो आज देखिएगा इस पे मेरा नाम भी आपको मिल जाएगा। फिर देखो जो मनी बैंकिंग है उसको तुम ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही दिया है, मनी और बैंकिंग आप देखोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आल्सो द पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें एग्रीगेट डिमांड है, कंपोनेंट है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, कंजम्पशन फंक्शन है, सार्टन इक्विलिब्रियम तुम्हारा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, मीनिंग एंड फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, एक्सेस डिमांड क्या है, ये सारी चीजें आप देखोगे दिस इज द पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तुमको एनसीईआरटी में भी मिलेगा और एचएल आहूजा साहब की किताब में भी मिलेगा। फिर गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, ये भी देखो तुम्हारा जो पार्ट है ये बेसिकली जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आता है एनसीईआरटी में, बट इसके लिए आप अलग बुक पढ़ सकते हो, मेरे वीडियोज को देख सकते हो, मेरे नोट्स पढ़ सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट देखो इंटरनेशनल पेमेंट आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, बट ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में के पार्ट में ही आता है, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, मीनिंग क्या है, कंपोनेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस क्या होता है, डिफिसिट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग फिक्स, ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में दी होगी एनसीईआरटी में। बट फिर भी मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप इसके लिए सल्वाटोर की बुक पढ़ सकते हो, या फिर जो है आप एचजी मनूर की बुक पढ़ सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट बुक, मेरे वीडियोज को देखिए बेस्ट है। फिर डेवलपमेंट में देखो ये जो है तुम्हारा एक्सपीरियंस, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तुम्हारा है पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईफ ऑफ आपका जो इंडिपेंडेंस, और फिर मेन फीचर्स, प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर क्या है, ये क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है। इसके लिए फिर देखो करेंट चैलेंज क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ पीपल बिकम द रिसोर्सेज, रूरल डेवलपमेंट है, तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीजें इंडियन इकोनॉमी की है। तुमको एनसीईआरटी तो पढ़नी है बेस के लिए। इसके अतिरिक्त तुम हिंदी में डॉक्टर एस एन लाल सर की बुक पढ़ लो, एस एन लाल वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपकी इंडियन इकोनॉमी के लिए। और अगर आपको हिंदी बिल्कुल नहीं आती है तो आप रमेश सिंह का बुक पढ़िएगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तीसरे नंबर के लिए कि आपको ये चीजें पढ़नी है। फिर चौथे नंबर पे अगर आप आओगे तो ये आएगा तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं करो, सिंपल एनसीईआरटी पढ़ लो, और कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो। मीनिंग स्कोप है, कलेक्शन ऑफ डेटा है आपके पास, फिर ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग है, प्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक आपका बार डायग्राम, ये है फ्रीक्वेंसी, ये आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर देखो इसमें क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन, मीडियन मोड है, कोरिलेशन है, रिग्रेस प्रॉपर्टी है, स्केटर डायग्राम है, फिर आप द इंडेक्स नंबर है, मीनिंग, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये पूरी की पूरी चीजें जो तुम्हारी कवर होगी वो एनसीईआरटी की। देखो 4 किताबें पहले बहुत अच्छे से पढ़ लो तुम, सिर्फ जो है एनसीईआरटी के ऊपर सबसे पहला तुम्हारा फोकस होना चाहिए। उसके बाद एडवांस लेवल पे जाके तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फिनांस पढ़ सकते हो, गवर्नमेंट बजटिंग को देख सकते हो। तो दोस्तों मैं सिंपल ये आपको बताने आया हूं कि इससे बेहतर आपके लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली नहीं है, मिलने वाली नहीं है। पूरे क्षमताओं को पूरा 100% लगा दो, आज से एग्जाम में लग जाओ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6307374827, इसके ऊपर आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेरे नोट्स को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।